अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने लास्ट क्लास में एस्टिमेट किया उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हम काम कर रहे थे म्यूजिक के फोल्डर में, आई थिंक म्यूजिक भी कर रहे थे क्लास असद के नाम से। और याद होगा मैंने आपको स्टैंडर्ड सिखाया था कि आपने जब भी काम करना है तो आपने एसेट्स के नाम से फोल्डर बनाना है और उसमें आपने ये तीनों फोल्डर रखने हैं। देखिए, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एसेट का फोल्डर लाजमी बनाओ। अगर आप इन तीनों फोल्डर को बाहर भी रख देते हो तो ऐसा इशू कोई नहीं आने वाला। लेकिन बात ये कि अगर आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो तो वो ये कहता है कि आप एक फोल्डर बनाओ सेपरेट एसेट्स के नाम से, और अपना जितना भी काम है ना वो सारा काम हम उसमें रखो। इससे फायदा क्या होता है, आपका काम, आपका कोड क्लीन रहता है। इससे आप अगर कंपनी को छोड़ के चले भी जाते हैं तो बाद में अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसके लिए आसानी होती है काम को करना। तो ऐसा ना हो सर, आपने काम किया और आप अच्छा काम कर रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन आपने कोड को क्लीन नहीं किया और जाते हुए आपने चले गए। बाद में ये ना हो दूसरा एम्प्लॉय आपकी जो है वो इंसल्ट करवा रहा हो पीछे कि यार ये बंदा कैसे काम करता था, खुद ही को समझ में आता था, खुद ही करता था, खुद ही चला गया। अब उसके जाने के बाद मुसीबत हम फेस कर रहे हैं। तो कोड को क्लीन करना बहुत जरूरी है, और क्लीन करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि आप कैसे काम कर सकते हैं। मैं अपने इस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लेता हूं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में काम किया है। ठीक है, ये मेरा वीएस कोड में ओपन हो चुका है और स्टाइलिंग कर रहे थे हम, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे काम कर रहे थे। अब मैं एक और फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और फाइल बना रहा हूँ एनदर के नाम से, एनदर डॉट एचटीएमएल। अच्छा, ये मत समझो कि सर हमने भी घर जाके एनदर के नाम से ही बनानी है। मैंने बताया ना सर, मैं अपनी फाइल के नाम अपनी मर्जी से रख रहा हूँ, आप आपको जो दिल करे वो आप रखना है। तो मैंने एनदर के नाम, अच्छा, जितनी भी एचटीएमएल की फाइल है, मेरी जितनी भी एचटीएमएल की फाइल्स हैं, अगर आप गौर करेंगे दोस्तों तो वो सारी एसेट्स फोल्डर के बाहर है। ये बात मैं वीडियो में बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप दोबारा देखो, 10 बार देखो, तो एटलीस्ट आपको ये याद आ जाए कि आपने अपनी एचटीएमएल की फाइल्स को हमेशा बाहर रखना है, किसी एसेट फोल्डर के अंदर मत डाल दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब मैंने ये फाइल बना ली। मैं यहाँ पर, आपको पता, जब भी हमने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, बॉयलर प्लेट इन्वर्टर। पहला काम सर याद रखिए हमेशा, शिफ्ट दबा के वन प्रेस किया, बॉयलर प्लेट लगा। अभी तक हम वही चल रहे हैं सर, जो काम पढ़ते हुए आए थे वही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने इसका टाइटल दे दिया एनदर फाइल। दूसरा काम क्या होता है आपका, मैंने सिखाया था आपसे, पहले आप उसको रन करके चेक कीजिए कि आया आपकी फाइल सही से प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो i5 से भी आप चला सकते हैं, लेकिन आप, बेहतर यही है कि आप अभी फिलहाल के लिए इस तरह चलाएं ताकि आपको चीजें आसान हो जाए सीखना। ठीक है, टाइटल मेरा आ चुका है, इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट फाइल के अंदर हूं और मैं सही काम कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी ने कोई सवाल? यहां पर मेरे पास, मैं H1 का टैग एलिमेंट ओपन करता हूं और यहां पर अपना नाम लिख देता हूं। मैंने लिखा असद अली, इसमें तो कुछ शिकायत नहीं। अब मैं इसके ऊपर सीएसएस लगाना चाहता हूं, तो मैंने आपको सीएसएस लगाने के 3 तरीके बताए थे, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। लेकिन हमने पढ़ा कौन सा था, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, हम अलग से सीएसएस की फाइल बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई दोस्तों, लेकिन मैं अलग फाइल बना के दोबारा से एक बार ओवरव्यू करवा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, स्टाइल 2.css। एक बात और बता दूं, तो बात आ गई है तो बता दूं, कभी भी अपनी फाइल का नाम नंबर से मत स्टार्ट कीजिएगा, दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। ठीक है, आखिर में आप लगा सकते हैं नंबर, बीच में आप लगा सकते हैं, लेकिन आप स्टार्ट में कभी भी नंबर से फाइल का नाम स्टार्ट मत कीजिए। डन, मैंने बना दी। अब उसके बाद मैं इस
के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने, आपको पता है हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं सिलेक्ट करने के लिए, कई तरह के होते हैं, तो हमने एक पढ़ा था सर, टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर क्या कहता है कि जो एलिमेंट का नाम लिखा है एज इट इज वैसे ही लिख दो, इसकी बॉडी बनाओ, और इसमें जो सीसेस तुमने इम्बेड करनी है वो तुम यहां पर कर लो। तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर कर दो येलो, कर दिया। अब अगर मैं चला के देखूं तो मेरे पे येलो कलर इम्बेड नहीं हुआ, क्यों, रीजन, सर आपने एचटीएमएल की फाइल के अंदर सीएसएस को लिंक नहीं किया। लिंकिंग कहां पर होती है सर, हेड एलिमेंट के अंदर। कहां होती है, हेड एलिमेंट। सिंपल अल्फाज में बोलूं, सीएसएस को लिखना हो या लिंक करवाना हो, हमेशा हेड के अंदर ही होता है। हमारे पास लिंक का एक एलिमेंट है, ये एक ऐसा एलिमेंट है, सॉरी, ये एक ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग है, यानी अपने आप खुद ही बंद हो जाता है। ये कभी एलिमेंट नहीं कहला सकता, क्यों नहीं कहला सकता, क्योंकि इसका क्लोजिंग मौजूद नहीं है। ऐसा टैग जिसका ओपन और क्लोज मौजूद हो, बीच में कंटेंट लिखा हो, वो एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट वो नहीं कहलाता जो सिर्फ टैग खोल दिया बस। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग। लिंक में रिलेशन लिखते हैं, स्टाइल शीट टाइप का रिलेशन है। SREF एट्रीब्यूट के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारी फाइल का रेफरेंस कहां पर। तो अगर ये नोटपैड होता तो आपको खुद टाइप करना पड़ता, लेकिन ये VS कोड टोटल हेल्प करता है। कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, हिंट आ जाएगी। मैंने बोला एसेट्स में जाओ, CSS में जाओ, स्टाइल 2.css को लिंक कर दो। सेव किया, रिफ्रेश किया, आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। कोई मसला है यहां तक, नहीं। अब मैं एक और एलिमेंट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जो कि पेन के नाम से। मैंने यहां पर यूज किया असद अली। फाइल को सेव किया। अब मैंने इस पेन के ऊपर भी बैकग्राउंड कलर लगाना है। मैंने पेन लिखा, बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रीन, डन। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, आउटपुट आपके सामने है, ये देखिए। कुछ फर्क नजर आ रहा है, पूरे में नहीं आया, बिल्कुल ऐसे ही सर। ऐसा हुआ कि अगर हमने पी के ऊपर, जब हमने बैकग्राउंड कलर डाला, तो उसने मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर, एक तो वो जितना था, लेकिन उसने पूरी स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड कलर को इम्बेड कर दिया। विड्थ, चौड़ाई के अंदर की बात कर रहा हूं, हाइट की बात नहीं कर सकता। जब मैंने पी के ऊपर, सॉरी H1 के ऊपर बैकग्राउंड कलर डाला, तो उसने क्या किया, मेरे पूरे नाम के पीछे बैकग्राउंड तो डाला ही डाला, लेकिन मेरी जितनी स्क्रीन है, उस पूरी स्क्रीन के ऊपर उसने वो पट्टी, येलो पट्टी चला दी। अब मैंने ऐसे ही इस पेन का एक एलिमेंट लिया, और जब मैंने इस पेन के एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड कलर डाला, तो गौर से नोटिस करो, इसमें सिर्फ उतना ही कलर ऑक्यूपाई किया जितना टेक्स्ट। तो HTML में दो कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, आपको सर ने पढ़ाया, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहा हूं। एक होता है इनलाइन एलिमेंट, डन। दो किस्म के आपके पास एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट्स तो बताया ना सर क्या होते हैं। आपके पास एलिमेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल, एक होता है इनलाइन एलिमेंट। अब ब्लॉक लेवल क्या होता है, मेरी बात को और सुनिएगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो स्क्रीन पे पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे कंटेंट छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा विड्थ पूरी यूज करेंगे, और उसके बाद अगर कंटेंट लिखा होगा तो वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं और हमेशा दूसरे कंटेंट को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स whose occupied full width and start with new line। पैराग्राफ चेंज होता है, बिल्कुल। अच्छा सिर्फ इसमें पी एक, अच्छा मैं H1 की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ब्लॉक भी दिखेंगे और बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट भी दिखेंगे। अभी कौन कौन से वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उसमें परेशान नहीं होना है, आपने सिर्फ फर्क जानना है।
ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो स्क्रीन पे पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं, और इसके बाद अगर कोई कंटेंट होता है तो वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट है। इसीलिए आपने देखा मैंने बैकग्राउंड कलर सिर्फ H1 टेक्स्ट के ऊपर लगाया था, क्योंकि ये ब्लॉक था, इसीलिए इसने पूरी स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड लगा दिया, पूरी विड्थ के ऊपर। यानी जितनी बड़ी भी स्क्रीन होगी वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा लाजमी। डन। अब इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिन्हें जितनी स्पेस नेसेसरी होती है, जरूरत होती है, ये उतनी ही ऑक्यूपाई करते हैं। देखो, जितनी जरूरत थी उतना यूज किया। अगर इसके बाद मैं कुछ लिख दूं, जैसे, सॉरी गलत लिख दिया, ये देखिए, तो वो उसी लाइन से स्टार्ट होते हैं, ना कि अगली लाइन से स्टार्ट होते हैं। मेरी बात समझ में आई? यहां पर देखो, दो H1 लिख के दिखा रहा हूं और दो पेन लिखे हुए, तो तुम्हें फर्क समझ में आएगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्यूपाइड full width and start with new line. Inline elements are those elements, वो एलिमेंट जिन्हें सिर्फ जितनी स्पेस नेसेसरी हो ये उतनी ही यूज करते हैं, और न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। देखो, अगला जब भी इन लाइन लिखा गया तो वो उसी लाइन से स्टार्ट हुआ, ना कि अगली लाइन से स्टार्ट हुआ। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड इन लाइन एलिमेंट। बात समझ में आई? आई होप आपको ब्लॉक लेवल और इन लाइन एलिमेंट में डिफरेंस समझ में आया हो। अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ब्लॉक है और कौन सा इनलाइन है? देखिए, वैसे तो मैं ऐसा तो आपको नहीं बता सकता कि यार आप याद करो, लेकिन मैं एक लिस्ट जरूर दिखा सकता हूं आपको, जहां पर आपके पास ब्लॉक लेवल भी लिखे हुए होंगे और इनलाइन भी लिखे हुए होंगे। तो मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, कुछ दिखा रहा हूं आपको। वैसे तो बहुत सारे HTML में एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये ब्लॉक लेवल है, एड्रेस, ब्लॉक पोर्ट, DD, div, DL, DT, कैनवस, फॉर्म, हेडिंग, HR, LI, मेन, nav, नो स्क्रिप्ट, OL। ऑर्डर लिस्ट पढ़ी है ना आपने? OL इज आल्सो अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है सर। अच्छा, इसके अलावा भी और भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो सकते। अगर मैं इन लाइन की बात करूं तो इन लाइन एलिमेंट में से BR, बटन, टाइम, TT, वैर, ए, मतलब यार आपके पास एक बड़ी सी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाती है। ये लिस्ट मैंने वीडियो में शेयर कर दी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप कोड करते रहेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन से ब्लॉक है और कौन से इनलाइन है। याद करने की जरूरत नहीं होती इसको बिल्कुल भी। ये आपको प्रैक्टिकली कर करके आइडिया होता है कौन सा ब्लॉक है और कौन सा इनलाइन मैंने यूज करना है। डिफरेंस पता होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाए कौन सा ब्लॉक है और कौन सा इनलाइन। आई होप ये छोटी सी बात थी, आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे सर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन डालना चाहता हूं, याद होगा मैंने आपको MS वर्ड में सिखाया था, अगर आप 3 दफा डैश डैश लिखो, इंटर मारो, तो लाइन बन जाती है ना? तो अगर आपको ऐसे कुछ चाहिए अपने पास कि यार मैं असद अली और असद अली के बीच में एक लाइन लगाना चाहता हूं, तो आपके पास एक टैग है जिसका नाम है HR। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रॉ। ये सेल्फ क्लोजिंग है, मतलब अगर आप लगा दो तो ये देखिए आपके पास लाइन बन जाएगी कुछ इस तरीके। ठीक है, तो सिंपली ये देखो यार, मैं बहुत सारे एलिमेंट्स जो हो सकता है हमारे इस कोर्स के दौरान हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसका कतई मकसद ये नहीं है कि आपने वो पढ़ने नहीं है। आपने घर में बैठ के तमाम एलिमेंट्स और चीजों को पढ़ते रहना है, ताकि आपकी स्टडी अच्छे से अच्छी हो सके। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप उसके लिए HR एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई?
इसको एक ही बार हो जाता है क्लोजिंग और ओपनिंग एक ही हाँ, बार ये होता सेल्फ है? क्लोजिंग टैग होती है, अपने आप में खुद ही क्लोज हो जाते हैं। अगर चाहो तो यहाँ पर क्लोज कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। ये सेल्फ क्लोजिंग कहलाते हैं। तब भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन आपकी लेगी। ठीक है। आई होप ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया है। किसी का कोई सवाल अभी तक? स्पैन नहीं नहीं सर, मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर पढ़ते हैं सर। The HTML span element is an inline generic container used to group a small amount of inline content. इसमें भी ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी भी कंटेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर आप चाहते हो, देखो, पैराग्राफ के अंदर भी आप कंटेंट लिख रहे हो, स्पैन के अंदर भी आप कंटेंट लिख रहे हो, फर्क को समझिएगा। पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाता है वो, चूंकि पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल है, तो वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो यार मैं एक ऐसा टेक्स्ट लिखूं जिसमें एक साथ ही दूसरा टेक्स्ट भी आ जाए, तो वहां पर आप पैराग्राफ के थ्रू वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहां पर इन लाइन एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर आप स्पैन एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, देखिए मैं दिखा देता हूँ, डिफरेंस दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ और मैंने असद अली लिखा है। अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर भी एक कलर लगा दूं ताकि तुम्हें फर्क समझ में आ जाए। तो मैंने बैकग्राउंड कलर लिया और मैंने कह दिया इसको कर दो एक्वा। अब आप गौर से देखिए, पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लेवल है। अगर मैं इसके साथ कोई और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं नहीं लिख सकता सर, क्योंकि पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल है। जी सर। जी जी सर, सेम ही है। अगर आप गौर से देखें तो आपको शायद ही कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैंने आपको ये चीज सिखाई है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने स्पेन का साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज कर दो 30 पिक्सल, सेव किया सर, ये लीजिए। तो यानी आप सीएस के थ्रू डिजाइनिंग का काम हो तो आपका अलग है सर, वो बिल्कुल आप अलग रखती हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए, कुछ भी। नॉट पॉसिबल वाली चीज यहाँ नहीं होती है। बात समझ में आपको? तो मैं अभी सिर्फ बेसिकली एचटीएमएल पे फोकस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें एचटीएमएल अच्छे से समझा सकूं। तो ब्लॉक और इनलाइन में डिफरेंस समझ में आया सर? आगे बढ़े। अब लास्ट क्लास में इसने बताया कि मुझे आपको इमेज भी लगाना सिखाई है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि इमेज लगाना आपको आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक इमेज लगानी और मैंने सनसेट की इमेज लगानी। तो मैं इमेजेस में आया, यहाँ पर मुझे काफी सनसेट की इमेजेस दिख रही हैं। ठीक है। इमेज को कई तरह से लगाना सीखेंगे आज, तो प्लीज फोकस। यहाँ से लगाने से तो ध्यान नहीं जाता, कॉपीराइट आता है। हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन आपकी वेबसाइट लाइव थोड़ी हो रही है। मतलब लाइव मतलब कोई गूगल पे सर्च थोड़ी हो जाएगी कि आप लिखोगे और वहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जब हम अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाते हैं ना, और जिसमें हम ग्लोबली कहीं से भी बैठ के यूज करें, तो वहां पर जो इमेजेस यूज की जाती हैं वो हम ग्राफिक डिजाइनर से क्रिएट करवाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी दुनिया में वेबसाइट है जो आपको अपनी इमेजेस देती है और वो कहती है कि हम उसको कॉपीराइट का क्लेम नहीं करेंगे। उनमें से एक बड़ा नाम अनस्प्लैश का भी है। अनस्प्लैश है, फ्री पिक, ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप इमेजेस को उठा सकते हो, उसमें कॉपीराइट का क्लेम नहीं होता। लेकिन अभी मैं सिखाने के हद तक बता रहा हूँ। ये अनस्प्लैश की देखो नाम लिखा हुआ होता है सर। मैं क्लिक किया, ये इमेज। अच्छा, जब तक आपकी इमेज प्रॉपर लोड ना हो ना, वेट करो। इंटरनेट की वजह से लोड नहीं हो पाती। जैसे ही मैंने माउस रखा, इमेज का साइज देखो, 3,000 के करीब इसकी चौड़ाई, 2,000 के करीब इसकी हाइट, यानी एक हाई रेजोल्यूशन इमेज है। अब सर क्या करें, इमेज को सेव करना भी सिखा रहा हूँ, मुझे पता है ना सबको आता है, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ। जब इमेज प्रॉपर खुल जाए तो राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब। मैंने अगले टैब में खोली, इमेज प्रॉपर लोड होकर आ गई है। आ गई। अब मैंने आपको बताया था हमें जितनी भी इमेजेस वो कहां सेव करनी है, एसेट्स में, इमेज के फोल्डर। ऐसा ही। अब मैंने क्या बोला, राइट क्लिक सेव इमेज एज। इसको मैं अपने कंप्यूटर में सेव करने लगा हूं। कहां सेव करनी सर? मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है म्यूजिक में। म्यूजिक में क्लास असद के नाम से, उसमें एसेट का फोल्डर है, उसमें इमेज में जाओ और यहां सेव कर दो। अब इस इमेज का नाम चेंज करो, वो नाम मत रखो जो ये खुद दे रहा है। तो बेसिकली मैंने एक इमेज लगाई यू सनसेट इमेज के नाम से। याद रखो, जो भी इमेज डाउनलोड करो जो उसका ओरिजिनलिटी काम है वही नाम उसका रखो तो ज्यादा बेहतर है।
उसके बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए, इमेज ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर आपके फोल्डर में सेव हो जाएगी। देख लूं हुई या नहीं, ये देखिए इमेज के अंदर वो इमेज आ चुकी है। अच्छा यहाँ पर आप इमेज की एक्सटेंशन देखो, वैसे जो आपको इमेज यूज करनी चाहिए वो जेपीजी या पीएनजी की यूज करनी चाहिए, लेकिन अगर आप मेरी इमेज की एक्सटेंशन देखो तो यहाँ पर जिफिफ है, जिफिफ, ये भी एक इमेज की एक्सटेंशन है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, एचटीएमएल सपोर्ट करता है। लेकिन नहीं, अगर आपने कहा नहीं सर मैं तो जेपीजी या पीएनजी ही चलाऊंगा, तो आप इस इमेज को जेपीजी या पीएनजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है, वो आप काम कर सकते हो। अब ये भी सिखाऊंगा, इस तरह पीडीएफ को कर बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर सर आपने गूगल पे देखा होगा, कन्वर्ट जिफिफ टू जेपीजी, मिल गया। ये सिंपल फ्री कन्वर्टर आ रहा है, यहां से आप चूज फाइल करेंगे, कहां पड़ी हुई, म्यूजिक में, क्लास असद में, इमेजेस में, एसेट में, इमेजेस में, ये इमेज थी उठा ली। अब मैंने क्या बोला, उसको आउटपुट किसमें कर दो, जेपीजी के अंदर कन्वर्ट किया, ये इमेज कन्वर्ट हो रही है, लोड हो रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है, तभी कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या, डाउनलोड कर लो, अभी कन्वर्टिंग हो रही है। डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक किया, ये इमेज मेरी डाउनलोड हो, लेकिन ये डाउनलोड देखो जेपीजी में कन्वर्ट हो गई। अभी डाउनलोड कहाँ होगी, डाउनलोड्स के फोल्डर में डाउनलोड हुई है। तो अब मुझे इसको कट करके कहाँ लेके जाना है, म्यूजिक में, क्लास असद में, एसेट में, इमेज में, और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैंने जिफिफ वाली इमेज को डिलीट कर दिया। आई होप जो भी इमेज डाउनलोड करोगे उसको कन्वर्ट करना, उसका नाम कन्वर्ट, उसकी एक्सटेंशन जो भी है, और जिसमें जाना है उसका नाम, जैसे कन्वर्ट जिफिफ टू जेपीजी। अगर कोई और ऐसा वेब पी भी होता है, कन्वर्ट वेब पी टू जेपीजी। अच्छा, वैसे सर प्रोफेशनलिज्म में कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, सर हम उसके लिए यूज करते हैं वो होती है वेब पी। अब ये आगे जाके बताऊंगा सर, अभी इसमें मैं बात नहीं कर रहा, बस फिलहाल के लिए समझ लो किसी भी इमेज को कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मुझे इमेज लगानी है, तो आपके पास एचटीएमएल में आया, यहां पर इमेज को लगाने के लिए एक इमेज का एलिमेंट, सॉरी, एक टैग मौजूद है, नॉट एलिमेंट। अच्छा ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग है, इसका भी क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर दो एट्रीब्यूट मुझे सी एस, अगर वर्ड में काम करोगे तो कुछ ऐसे लिखूंगा, सॉरी नोट पैड में, क्योंकि नोट पैड में हेड तो आती नहीं है, खुद से काम करना पड़ेगा। इमेज को लगाने के लिए आपके पास एक अलग एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका नाम है एसआरसी। एसआरसी का मतलब सोर्स बताओ जहां पर इमेज रखी हुई है, ताकि मैं वहां से उठाऊं। एट्रीब्यूट हमेशा, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स टू और उसकी वैल्यू। अब इमेज कहां पड़ी हुई है, एसेट्स के फोल्डर में जाओ, इमेज में जाओ, सनसेट डॉट जेपैक के नाम से पड़ी, उठा ली, मैंने रन किया, प्रोजेक्ट में आया, ये देखो इमेज का बेड़ा गर्क हो गया, देखो, क्योंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा था। तो उसने आपकी वेबसाइट में क्या किया, देखो दो नुकसान किए। एक, चलो वर्टिकल, कहा गया माउस, हाँ, वर्टिकल स्क्रॉल बार तक तो ठीक है, ये हर वेबसाइट में होता है, ये वाला बार आना चाहिए। लेकिन ऐसी वेबसाइट जिसमें नीचे की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाए, वो एक खराब वेबसाइट में काउंट किया था। ये इसका, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिस्पॉन्सिव का, मुझे पता है आपको मैंने नहीं बताया, इसलिए मैं भी आप इसके ऊपर बहस नहीं छेड़ रहा। बस यूं समझ लो, कभी भी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो इट मींस आपकी वेबसाइट सही नहीं है, इससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। अब यूजर स्क्रॉल क्या देखेगा यार, इसमें क्या नजर आ रहा है, बात समझ में आ गई। तो अब मैं इमेज की विड्थ और हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो आपको विड्थ का भी एक एट्रीब्यूट मिलता है, आप यहां से विड्थ दे दो 200, हाइट दे दो 200, सेव करो, रिफ्रेश करो, ये देखो आप अपने हिसाब से इमेज के साइज को एडजस्ट यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा गुड, मैं हाइट थोड़ी कम कर दूं क्योंकि बेकार लग रही है, अब बेहतर है, डन, कोई मसला तो नहीं। अच्छा एक चीज दिखाओ, तुम्हें बताना है, ये तुम्हें बताना है, ये क्या है, क्या हुआ है, सर इनलाइन एलिमेंट यूज किया है पहनना। तो अगर मैंने यूज किया तो यानी इसका मतलब इमेज खुद भी एक इनलाइन था,
तभी उसके साथ ही वो टैग बराबर में दूसरा कंटेंट आ गया। तो देखो कर करके आइडिया हो रहा है, देखा आपने। तो यानी इसका मतलब इमेज इज आल्सो इनलाइन एलिमेंट, इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट। हमेशा इनलाइन ही होती है वो। हाँ, इमेज का जो एलिमेंट है वो इनलाइन ही होता है, यानी इसे जितनी स्पेस जरूरत होती है उतनी ही ऑक्यूपाई करता है, बिना वजह की पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई नहीं करता, ये इनलाइन एलिमेंट कहलाता है। अच्छा सर, सर ये ऐसा मुझे नहीं बताना था, मुझे कुछ और था। मान लो किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बंदे का इंटरनेट स्लो हो, या इमेज तुम्हारे फोल्डर से डिलीट हो गई हो, कोई भी आफत आ सकती है ना सर। मान लो मैं यहां से इमेज का नाम चेंज, जेपीजी का जेपी कर दिया, क्या ऐसी इमेज कोई एग्जिस्ट करती है? नहीं। तो कोड खराब हुआ, ऐसा आ गया। अब तुम चाहोगे, अब बताओ, सोचो यूजर ऐसी वेबसाइट यूज कर रहा है, कहेगा यार ये क्या है, यहाँ क्या लगा हुआ था यार। तो बड़ी अजीब चीज है यार। तो एटलीस्ट अगर तुम्हारी किसी प्रॉब्लम की वजह से इमेज नहीं लोड हो पाती, तो एटलीस्ट उस इमेज की जगह एक टेक्स्ट आ जाए जो कि बता कि हाँ यार यहाँ पर सनसेट की इमेज थी। इससे यूजर को ये तो पता चलेगा कि हाँ यार कुछ सनसेट इमेज टाइप कुछ था। फिर उसके लिए इनलाइन एलिमेंट का यूज करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, उसका नाम है आल्ट। आल्ट मीन अल्टरनेट। अगर इमेज प्रॉपर लोड ना हो तो अल्टरनेट पे ये काम कर लेना। अब इस अल्टरनेट में आप टेक्स्ट लिख दो, तो मैंने क्या बोला, ये किस तरह की इमेज थी? सनसेट इमेज थी। हाँ, नहीं नहीं, आल्ट में से टेक्स्ट लिखा जाएगा। अब देखो इमेज लोड नहीं हुई, तो उसकी जगह यहाँ देखो क्या हुआ, उसके अल्टरनेट पे वो टेक्स्ट आ गया। इससे फायदा क्या हुआ, यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वो कहेगा हाँ ठीक है, इमेज अपलोड नहीं हो पाई या लोड नहीं हो पाई, नेट का इशू था या कोई और मसला हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इमेज किस तरह की थी, एक सनसेट इमेज। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जी इमेज को शेप दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते हैं। अब इन्होंने छेड़ा ही है तो अब वो टॉपिक पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग का हम थोड़ी बहुत तो जानते ही हैं, थीसिस काम करना। अच्छा जी, अब मुझे ये कह रहे हैं कि सर मुझे इमेज को शेप्स देनी है, या मुझे इसको सर्किल करना है, एक्स वाई जी जो भी बात है। तो मैं यहाँ पर सीएसएस में आता हूँ, क्योंकि जितनी भी डिजाइनिंग करनी है वो कहाँ करनी है। Yes. तो यहाँ पर मैं, अच्छा हम कौन से लेटर यूज कर रहे हैं, टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट लिखा टैग लिखा हो वैसे एज इट इज लिख दो। हमने आईएमजी लिख दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके बॉर्डर को, अच्छा अभी गौर से देखो, तो इस इमेज के जो एजेस हैं वो काफी शार्प है, गौर से देखो, काफी शार्प है बॉर्डर इसकी, ऐसे ही है ना। मैं चाहता हूं थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, कर्व है। तो अगर आप बॉर्डर को थोड़ा सा टिल्ट या एजेस को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, इसका नाम है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पर जो वैल्यू आप देते हैं वो पिक्सल्स के अंदर देते हैं, 1 पिक्सल कर दो, 2 पिक्सल कर दो, मैंने कहा 5 पिक्सल कर दो। अब एक डिफरेंस डिफरेंस करूं, ये देखो थोड़ा सा फर्क नजर आया। अगर चारों तरफ से अप्लाई हो गई, आपने देखा चारों तरफ से, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मान लो चारों तरफ से ना हो, वो कहे मुझे सिर्फ इधर से करनी है? वो कह रहा है मुझे सिर्फ इधर से करनी है, मुझे इधर इधर से नहीं करनी। अच्छा ये देखो, इसे कहते हैं टॉप, ऊपर वाले सेट को टॉप, नीचे क्या कहते हैं, बॉटम। इसे कहते हैं लेफ्ट, नहीं ये लेफ्ट, इसे कहते हैं राइट। अभी हम कौन से टॉप की बात कर रहे हैं, बॉर्डर लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप की बात कर रहे हैं ना सर, बॉर्डर रेडियस लेफ्ट टॉप की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आते हैं बॉर्डर रेडियस क्या था, टॉप लेफ्ट रेडियस, इसकी प्रॉपर्टी पहले से मौजूद है। मैंने क्या बोला, सिर्फ टॉप लेफ्ट से क्या कर दो, 5 पिक्सल कर दो। देखो सिर्फ लेफ्ट से 5 पिक्सल के लिए, बाकी सब जगहों से एक जैसी। ऐसी अगर मुझे यहां से भी करनी हो तो मैं क्या लिखूं, राइट। क्या बताओ, बॉर्डर, बॉर्डर टॉप क्या था, टॉप राइट रेडियस 10 पिक्सल का कर दूं। आगे पीछे कर रहा हूं, उसका 5 कैसे 10 किया। अगर कोई कहे यहां से कर दो तो क्या करेंगे, बॉर्डर बॉटम, बॉटम राइट रेडियस, शाबाश। बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 30 पिक्सल का कर दो। ये देखो, अगर मुझे यहां से करनी हो तो लेफ्ट बॉटम लेफ्ट बराबर, बॉर्डर बॉटम
लेफ्ट रेडियस, इसको मैंने कहा 50 पिक्सल का कर दो, देखा आपको। तो जब आपको अलग अलग रेडियस को सेट करना हो तब आप अलग अलग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको क्या यार मुझे एक ही जैसे चारों बॉर्डर चाहिए, तो आपको इतनी अच्छा ऐसे नहीं करने की जरूरत है कि आप 5 5 5 ऐसे लिखो, नहीं, ये चारों दफा लंबी हो जाएगी। आप इन प्रॉपर्टी से एक सिंगल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका नाम है बॉर्डर, सिंपल बॉर्डर रेडियस। क्या नाम है? बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दो। इसमें क्या होगा, वो चारों तरफ से इक्वल 10 को डिवाइड कर दो। तो चार प्रॉपर्टी की जगह आप एक सिंगल, लेकिन अगर आपको चारों डिफरेंट कहा गया हो तब आप चारों यूज करो। ठीक है, मैं बाकी भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। डन। इस सब तुम्हें याद रहेंगे कि मैंने ये प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं। चलो भाई, अब मैं क्या चाह रहा हूं, अच्छा बात आई गई तो पूरी बात करते हैं सर। हाँ तो शुरू करो। अच्छा, एक वर्ड होता है इसमें, इसका नाम है रिस्पॉन्सिव। इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या हो, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके बूट्स की बात करते हैं, जूते, उर्दू में जूते। अ, अब एग्जाम्पल आपसे बड़ा भाई, और उसके जो पैर का साइज है वो आपसे बड़ा है। अब आपने सोचा यार मैं अपने भाई के बूट पहन लेता हूँ, आपने पैर में डाले और पहन लिए। प्रॉब्लम ये है कि वो आपके पैर से निकलना शुरू हो गए। सही है, तो अब मैंने क्या बोला, मैं चाहता हूं मेरे भाई की जो बूट है वो कोई भी बंदा पहने तो उसको इजीली उसके पैर में सेट हो जाए, यानी हर पैर के हिसाब से वो खुद को एडजस्टेबल बना सके। तो मैंने फीते का कॉन्सेप्ट आया, लेसेस जिसे आप बोलो। तो अगर आप लेसेस से टाइट कर दो तो वो आपके पैर पे एटलीस्ट टाइट रहता है, वो ऐसा नहीं कि चलते हुए उतर जाएगा। तो यानी मैंने एक ऐसा शूज बनाया जिससे मैं मुख्तलिफ लोगों के फीट पे उस बूट को रिस्पॉन्सिव कर सकता हूँ, यानी एडजस्टेबल बना सकता हूँ, जाके कोई भी बंदा उसको इजीली पहनकर गिरे ना सके। बात समझ में आई? या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसा वार्डरोब जिसमें मैं सामान डालता जाऊं और वो अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी को खुद ब खुद बढ़ाता चला जाए। अगर सामान कम है तो श्रिंक हो जाए, जितना सामान है उसके हिसाब से एक कैपेसिटी बना ले, और अगर सामान ज्यादा होता जा रहा है तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता जाए। तो ये अपने आप को रिस्पॉन्सिव करता जा रहा है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जो अपने आप को खुद ही, मतलब मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्टेबल बना सके, इसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं। मतलब हर अगर ये वर्ड कंप्यूटर के लिए यूज किया जाए, यानी वेबसाइट के लिए यूज किया, तो क्या कह सकते हैं, ऐसी वेबसाइट का बनाना जो दुनिया की किसी भी डिवाइस के ऊपर खोलूं, अभी मैं देखो बड़ी स्क्रीन के ऊपर बना रहा हूं, तो वो वेबसाइट अपने हर स्क्रीन के ऊपर अपने कंटेंट को अच्छे से एडजस्ट कर सके। चाहे मैं मोबाइल पे खोलूं, चाहे मैं लैपटॉप पे खोलूं, चाहे मैं प्रोजेक्टर पे खोलूं, हर किसी के ऊपर वेबसाइट अपने आप को एडजस्टेबल बना सके, उसके लिए रिस्पॉन्सिव का वर्ड यूज किया जाता है। और दुनिया में जितनी भी वेबसाइट आप देख रहे हो ना सर, वो सारी रिस्पॉन्सिव है। एक नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाए। क्यों भाई? कोई अब मुझे बताओ, अगर इसमें इमेज सही लग रही है, मोबाइल में ये इमेज बड़ी बड़ी दिखे, तो क्या आपके लिए वो वेबसाइट सही रहेगी सर? आप चाहोगे ना मेरी इमेज ऐसी हो जो किसी भी डिवाइस के ऊपर खुद को एडजस्टेबल बना सके, इसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। ये बात क्यों हुई मैं बताऊंगा। अब बात को समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। मैं यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स को कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट का मतलब तो पता है ना, जो चीज कमेंट हो गई वो डिस्प्ले नहीं होती। बस समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर मैं दो चीजों को और बंद कर रहा हूँ, वो क्या है सर? ये मेटा टैग्स की बात कर रहा हूँ मैं इन मेटा टैग्स को भी बंद कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं बंद करूंगा तो फिर मसला कंटिन्यूसली रहेगा। अब देखो मैं क्या करने लगा, सेव किया, इस वीडियो को लाजमी 3 से 4 बार देखिएगा जो भी बन रही है घर तक। अब मैंने इसकी हाइट कर विड्थ कर दी 500, हाइट कर दी 500। ये मेरी इमेज की विड्थ और हाइट है, तो दोस्तों ये देखिए, ठीक है।
मैं और बना रहा हूं 800 बाय 500। डन है। अब सर मैं एग्जांपल कह रहा हूं, अगर मैं सर वेबसाइट बना रहा हूं और अब जाहिर सी बात है मेरे पास अब दुनिया की सारी डिवाइसेस तो मौजूद नहीं है, तो मैं इसको चेक कैसे करूं कि यार ये किसी भी डिवाइस के ऊपर एडजस्टेबल है या नहीं है। मैं चाहूंगा ना यार जैसी इमेज मुझे दिख रही है मोबाइल वालों को भी ऐसी ही दिख रही है, उनके मोबाइल के हिसाब से खुद को एडजस्टेबल बना के छोटे कर, यही कहोगे ना आप? अब देखो, तो आपके पास एक ऐसा टूल छुपा हुआ है आपके ब्राउजर में ही, जिससे आप देख सकते हो किसी भी डिवाइस के ऊपर अपनी वेबसाइट को चलाता है। आप राइट क्लिक करो, यहां पर आता है इंस्पेक्ट का ऑप्शन, ये होता है डेवलपर टूल। कौन सा टूल? ये बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड पे आता है, तो आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये 3 डॉट आ रहे हैं, यहां से अगर आप नीचे ये करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहां से आप ये वाला क्लिक करेंगे तो वापस यहां पर आ जाएगा। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं जहां आपका दिल करे। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, क्या हो, ये बता रहा है। तो ये मैंने नीचे कर दिया। कर दिया, करने के बाद यहां पर देखो, इसे कहते हैं टॉगल डिवाइस टूल बार। यहां पर दुनिया की सारी डिवाइसेस मौजूद है, आप क्लिक करो ये खुल जाएगा। खुला? खुल गया ना? अब यहां पर आप स्क्रीन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं। अब ये डायमेंशन है, यानी स्क्रीन की चौड़ाई। भाई इस मोबाइल की चौड़ाई कितनी होगी, हो सकता है 300 350 पिक्सल होगी। विड्थ की बात कर रहा हूँ उस मोबाइल की। तो अब यहां से आप मुख्तलिफ विड्थ देखो, कम करते रहोगे विड्थ कम हो रही है, देखो इससे आप हर डिवाइस के ऊपर टेस्ट कर सकते हो कि आपकी इमेज सही चल रही है। देखो हाँ, इतनी डिवाइस है इमेज सही दिख रही है, 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 इतनी डिवाइस है इमेज सही दिख रही है। अब देखो क्या हुआ, जैसी डिवाइस छोटी है देखो, गौर से देखो क्या हुआ, इमेज इमेज को उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल खुल गया, इमेज खराब हो गई। पता है क्यों? आपने इमेज तो सही दी थी, मोबाइल के अकॉर्डिंग ये अपनी इमेज खराब क्यों हो गई, ऐसी क्यों हो गई? सिर्फ मोबाइल से भी कम का पिक्सल बता रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, मैं चाहता हूँ किसी भी डिवाइस को खुद को कंपैटिबल बनाना चाहिए। हमने उसको कमांड नहीं दिया है। नहीं, अब मैं बताता हूँ, याद रखिएगा एक बात मेरी हमेशा, पिक्सल्स में जो यूनिट दिए जाते हैं ना, अभी यहाँ पर यूनिट किसमें लिखा हुआ है, सॉरी इसको हटा दो, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, इमेज में वापस आया, और यहां पर मैं हाइट और विड्थ अब यहां से दे रहा हूं, वहां से नहीं दे रहा, यहां से दे रहा हूं। हाइट की प्रॉपर्टी यूज करी 800 पिक्सल, विड्थ की प्रॉपर्टी यूज करी 800 पिक्सल, डन हो गया। यहां से अब मैं दे रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, अब मैं सीएसएस प्रॉपर्टी के थ्रू दे रहा हूं। ये देखो भाई, गौर से देखो, जैसी इमेज यहां पर आ रही है तो इमेज फट रही है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल खुल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, वाई सर? या हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ये देखो, अब बोलो, जब मान लो इतने डिवाइस का स्क्रीन हुई, ये देखो इमेज हॉरिजॉन्टल हो गई है, देखा आपने? और ये सबसे बैड इंप्रेशन पड़ता है यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। सर ऐसा क्यों हुआ? हमारी इमेज तो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जानी चाहिए थी, नहीं होती। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज की, ये बात अब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगर आप किसी भी कंटेनर को, एक बात बताऊं दोस्तों, चाहे पी हो, स्पेन हो, इमेज हो, या कोई भी हो, हर एलिमेंट एक कंटेनर ही है, एक कंटेनर ही तो है। इस इमेज कंटेनर में एक इमेज तो लगाई हुई है, इस पी कंटेनर में एक पैराग्राफ में तो लिखा हुआ है, एक डब्बा ही तो है, इमेजिनरी। सोचो तो सही, एक डब्बा ही तो है एक तरह का। यानी एचटीएमएल में जितने भी एलिमेंट्स है सब के सब क्या है, एक कंटेनर है। इमेजिन कर लिया। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी कंटेनर की जो विड्थ और हाइट है, अगर वो आप पिक्सल्स में देंगे, इसका मतलब ये होता है वो फिक्स साइज का होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप दुनिया की किसी भी डिवाइस के ऊपर उसको खोल लो, उसकी हाइट और विड्थ हमेशा 800 पिक्सल और 800 पिक्सल हाइट ही रहेगी। आप किसी भी डिवाइस के ऊपर खोल लो, 800 पिक्सल ही रहेगी। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा ना, एक ऐसी कंटेनर बनाऊं जो जितनी स्क्रीन छोटी होती रहे,
भाई देखिए, असल में स्क्रीन की विड्थ छोटी होती है, स्क्रीन छोटी होती रहे, वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग खुद के साइज को एडजस्टेबल बनाता रहे। ऐसा नहीं कि मोबाइल पे खोलो तब भी 800 का दिख रहा है। बात समझ में आ गई? तो पिक्सल में लिए जाने वाला जो भी यूनिट होता है या वैल्यू होती है वो हमेशा किसमें होती है, फिक्स साइज में होती है। मतलब अगर आप उसको किसी भी डिवाइस के ऊपर खोलोगे तो वो हमेशा किसमें खुलेगी, जो साइज आपने दिया होगा वो उसी साइज के ऊपर हमेशा रहेगा। यहां तक बात समझ में आई? तो सर पिक्सल, फिर क्या करें सर, पिक्सल यूज नहीं कर सकते तो क्या करें? सर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पिक्सल यूज नहीं होता, मेरी बात को गलत मत समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ पिक्सल में जो चीज अगर आप कंटेनर को देते हैं तो वो हमेशा फिक्स साइज होती है। अगर वो 800 का इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर बना है तो वो अगर छोटी स्क्रीन पे भी खुलेगा तब भी इसकी हाइट और width क्या रहेगी, 800 ही रहेगी, साइज चेंज नहीं होगा। मतलब डिवाइस के अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्टेबल नहीं बनाएगा। अच्छा जी, तो फिर सर अब हम क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है? तो हमारे पास एक और यूनिट आता है जिसका नाम होता है परसेंट। क्या नाम आता है, परसेंट। अब परसेंट को समझते कैसे, देखिए, बस 5 मिनट। तो यहां पर मैं खोल रहा हूं पेंट। मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, मान कह लो लगी रहा कंप्यूटर, ठीक है। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। परसेंट 100% का मतलब पता है, इसके हिसाब से 100% क्या है, इस कंप्यूटर के हिसाब से 100% क्या है? सर इसका मतलब ये पूरी स्क्रीन, यानी स्क्रीन की पूरी चौड़ाई, ये पूरा 100% है सर, है ना? अगर मैं बोलूं 50% तो इस स्क्रीन का आधा होगा सर, है ना? अब मान लो ये फोन है, ये आईफोन है। अब इस आईफोन का 100% क्या है सर, इसकी पूरी वेट जितनी इसकी है। बात समझ में? तो यानी परसेंट एक ऐसा यूनिट है जो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी स्पेसिफिक परसेंटेज को यूज करता है। बात समझ में आई? अब इस डिवाइस के अकॉर्डिंग 50% क्या होगा, इसका हाफ होगा बस। तो अगर मैं यहां पर इस वेट की जगह 800 बाय 800 की जगह अगर मैं 100% लिख दूं, 100%, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि 100% मतलब जितनी मेरी अभी स्क्रीन की विड्थ है, क्या करो, उसके हिसाब से खुद की स्क्रीन की जगह ले लो। अब अगर मान लो मैं स्क्रीन का साइज छोटा कर रहा हूँ, ओ हो जबर, देख रहे हो आप? अब इसने इसके हिसाब से 100% बना लिया कि मेरा अब पूरी 100% ये है, और छोटा करता हूँ, अब उसकी जगह 100% ये है, और छोटा करता हूँ, उसने कहा मेरा 100% ये है। देखा? तो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग अपना 100% पूरा तैयार करना। चलो एक काम करते हैं, दोबारा से डेवलपर टूल खोलते हैं, और यहाँ पर कोई भी, ये देखो अब हॉरिजॉन्टल, इसको ये देखो, अब मैं यहाँ से आके कोई भी आईफोन वगैरह सेलेक्ट कर लिया, देखो, देखा आपने? ये सारे, अच्छा ये सारी डिवाइसेस आ रही है, मतलब इनके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो कि आईफोन पे कैसी दिखेगी, किसके ऊपर क्या दिखेगी, ये सारे आईपैड पे कैसी दिखेगी, या आईपैड प्रो पे कैसी दिखेगी, देख रहे हैं आप? अच्छा मैं आपको उसको पूरा मोबाइल बना के दिखाऊं, ये देखो, आपके पास एक मोबाइल होता है यहाँ पर। अच्छा अगर आपको इसके अलावा कोई फोन चाहिए तो आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, ये दुनिया के सारे फोन यहाँ पर आ जाएंगे सर, ये देखो। इसमें एक फोन होता है नेक्सस 5X के नाम से, इसके नाम से। अगर आपको वो फोन अपने पास चाहिए तो आप उस पर टिक लगाओ, और बैक का ऑप्शन आ गया, बंद कर दो इसको, कर दिया, वापस इसमें आओ, और यहां पर आओ, और देखो नेक्सस 5X ऐड हो गया, ऐड हो गया ना? अब उसके बाद इसको 100% कर दो ये। अब मैं चाहता हूँ यार ये मेरा फोन की तरह दिखे, तो मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, इसको यहां ला रहा हूँ। अब देखो, अब देखो फोन की चीज आई, लेकिन मैं चाह रहा था फोन का फ्रेम भी आ रहा है तो अच्छा लगेगा। तो यहां पर आओ, 3 डॉट होंगे, यहाँ लिखा होता है शो डिवाइस फ्रेम, पूरा फोन बन गया। ये देखो कैसा लग रहा है। अब देखो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग वो अपने आपको एडजस्टेबल बना रहा है बाय यूजिंग परसेंट। अगर मैं 100% की जगह पर क्या कर देता, 50%, तो क्या होता, हर स्क्रीन के हिसाब से 50%, इसके हिसाब से याद है, बड़ी डिवाइस के हिसाब से करूं, बड़ी के हिसाब से याद है। बात समझ में आई? तो आई होप आपको परसेंट और पिक्सल में फर्क समझ में आया, अच्छा अच्छा। आया? सारे डिवाइस यहाँ से सेव करेंगे।
अच्छा जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इमेज लगाना हमने सीखा, और हमने px और परसेंट में डिफरेंस सीखा कि इमेज के लिए जब भी हम चाहते हैं कि इमेज हमारी रिस्पॉन्सिव रहे हर डिवाइस के ऊपर, तो उसके लिए हम परसेंट का सिंबल यूज करेंगे। आई होप ये अब आपको याद रहेगा। इसके अलावा अब मैं बाकी जो चीजें मैंने बंद की थी वो मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा काम हो गया, जबरदस्त है, ठीक है। ये भी खोल देते हैं सर, और हाइट इसकी छोटी कर देता हूँ। ठीक है, डन। अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि इन सबको हटा दो, मैं कोई बड़ी बात नहीं है, हटा देंगे। यहां से पूरी सीएसएस उड़ा दी, यहां पर आया पूरा जो भी कंटेंट वंटेंट सब लिखा था सब उड़ा दिया, फाइल खाली हो गई सर, इसमें क्या बड़ी बात थी। अब वो मुझसे कह रहा है एक पैराग्राफ लिखूं। मैंने पी की हेडिंग डाली, सॉरी पी का टैग एलिमेंट यूज किया। मैंने पूछा कितने वर्ड का लिखूं, उसने कहा 1000 वर्ड का लिखूं। लॉरेम 1000 लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है, हॉरिजॉन्टल बार खुल गया काफी बड़ा, आल्ट जेड सेट हो गया। देखो काफी बड़ा, यहां से देखो, अब रिफ्रेश किया ये आ गया, गुड। अब उसने कहा एक और पैराग्राफ लिखो, बात को समझी। और फिर कह रहा है 1000 वर्ड का लिख दो, लिख दिया। काफी बड़ा पैराग्राफ हो गया है। तो अब वो मुझसे कह रहा है कि यार एक काम करो, मुझे बॉडी के जो कलर है ना, मेरी बॉडी यानी, मैंने आपको बताया था सर ये व्हाइट वाला पार्ट क्या होता है, बॉडी। मेरे इसके जो कलर है वो चेंज कर दो, इसका कलर आप येलो कर दो, कोई मसला नहीं। मुझे पता था यार इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। मैं सिंपल बॉडी का एलिमेंट यूज किया, बैकग्राउंड कलर कर दो जो भी उसने कहा था, येलो, हो गया। तो येलो ग्रीन मैंने चूज किया, तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी सर, इसमें कोई मुश्किल चीज है, हो गया ना, हो गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे यार, अच्छा। अब उसने मुझसे बोला यार मुझे ना बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर क्या चाहिए, कह रहा मुझे इमेज लगा के दो बैकग्राउंड की। कोई मसला नहीं करता। तो अगर आपको बैकग्राउंड इमेज लगानी हो ना, तो वो आप HTML के थ्रू मत लगाओ, जैसे यहाँ पर IMG का टैग यूज किया था, नहीं। अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है तो आप उसके लिए बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज करो, बैकग्राउंड इमेज एक प्रॉपर्टी, इसके अंदर URL का आप इस्तेमाल करेंगे, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ऑन करें, चाहे तो डबल भी कर सकते हैं, मतलब सिंगल बेहतर है। अब उसके बाद अपनी इमेज का पाथ दीजिए, इमेज इमेज कहाँ पड़ी हुई, कहाँ रखी हुई सर, एसेट्स में जाएंगे, अच्छा वैसे खुद हिंट देता है, नहीं दे रहा, अब नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। एसेट्स में जाएंगे ना, गलत हो गया। अब देखो यही सीखने वाली चीज थी, और से देखो, अभी मैं कहाँ पर हूँ, स्टाइल 2 में हूँ, यानी स्टाइल 2 फोल्डर किसमें पड़ा हुआ है, तो मैंने पहले CS से बाहर निकलना है ना। अभी मैं कहाँ पर हूँ, तो मुझे CS से बाहर जाना है, जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे इमेजेस का फोल्डर दिखेगा। अब मुझे उल्टा जाना है, तो अब मुझे बाहर निकलना है, तो बाहर एक फोल्डर, आप उसमें उससे बाहर आने के लिए एक फोल्डर बाहर आने के लिए डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, पीछे आने के लिए, ठीक है। जैसे ही मैं बाहर आया, देखो इमेज का फोल्डर आ गया, नहीं आया समझ में। अगर आपने एक, आप जिधर हो और आपको उससे आगे जाना है तो वो एक अलग बात है, बैक मारना है तो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश से आप बैक मार, दो बैक मारने तो 2 बार डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे, बात समझ में आई। तो मैंने कहा डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश में जाओ, इसमें इमेज का फोल्डर है, इमेज में आगे क्या लगा, तो सनसेट डॉट जेपीजी लगा दी, रिफ्रेश किया, ये इमेज आ रही है, बड़ी वाहियात आ रही है, क्योंकि वो रेजोल्यूशन बहुत बड़े थे, फट गई इमेज पूरे तरीके से। तो अब मुझे सही करनी है सर, अब मुझे सही करनी है, तो बैकग्राउंड का साइज सही करना होगा। तो इसकी इसी की बैकग्राउंड की अपनी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड साइज। यहाँ पर दो तीन वैल्यूज होती है, ऑटो, कंटेन या कवर। अगर आप कवर कर देते हो तो क्या होगा, ये देखो, कवर में क्या होगा सर, आपकी इमेज पूरी इसको कवर करेगी, ये देख रहे हैं आप, कवर कर रही है।
लेकिन एक्चुअल इमेज नहीं है ये पूरी तरह। देखो असल में ये कुछ ज्यादा हाइट बहुत बड़ी हो गई है और अजीब इमेज लग रही है। और या तो आप कंटेन कर दो। कंटेन में क्या होगा, देखो इमेज जितनी थी वो आ गई, यहां तक इमेज खत्म हो रही है, दोबारा से तो इमेज दोबारा स्टार्ट हो यानी रिपीट होगी। देखा, कंटेन का मतलब क्या था, जितनी इमेज का साइज है वो यूज कर लो। और उसके बाद इसने क्या किया, दोबारा से क्या कर, क्योंकि नीचे भी तो कंटेंट था ना सर, तो उसने क्या किया, दोबारा से उसको रिपीट कर क्या सर। नहीं सर, कंटेंट के साथ इमेज इमेज मूव हो रही है। हाँ, दो इमेजेस हैं। अब ये देखो, अब मैंने क्या बोला यार सर, रिपीट तो नहीं हुई सही थी ना सर, तो मैंने क्या बोला, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, मुझे रिपीट नहीं चाहिए। अब जैसे मैं रिपीट किया, हटा, एक हट गया, देखो। लेकिन अब बड़ा अजीब लग रहा है, नहीं लग रहा आपको? मुझे तो लग रहा है। सर कुछ ऐसा जादू करके दिखा सकते हैं, दैट इज नॉट अ मैजिक, कि मेरा कंटेंट एक जगह पे रहे और सिर्फ कंटेंट उसके ऊपर मूव कर रहा हो, पिक्चर एक जगह पे रहे, सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, और कंटेंट ऊपर से नीचे मूव कर रहा हो, क्या जालिम इफेक्ट आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी यूज होती है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। क्या होती है, कहाँ गई, ये रही, आ गया। इसमें आप बैकग्राउंड को क्या करें, हम क्या चाह रहे, बैकग्राउंड क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो हमने फिक्स की वैल्यू डाल दी, देखा। अब देखो एक चीज, रिफ्रेश किया, ये देखो, अब मेरा कंटेंट मूव कर रहा है, देखो कंटेंट मूव कर, नीचे को छोड़ दो, वो खाली जगह रह गई, इमेज पूरी नहीं आ पाई, ठीक है, उसको छोड़ो, सही करना सिखा दूंगा। लेकिन आप, अच्छा मैं कंटेंट को वाइट कर दूं, तो मैंने क्या बोला, इस बॉडी में जितना भी टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के लिए कौन सी, टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कलर। मैंने क्या बोला, टेक्स्ट में बॉडी में जितना भी कलर, टेक्स्ट का कलर होगा वो क्या होगा, वाइट। देखो, और से देखना, सिर्फ कंटेंट मूव हो रहा है, इमेज वही की वही है। इधर देख लो अगर स्क्रीन में। चलो ठीक है। अब देखो, हाँ, मेरा ब्राउजर भी खराब हो गया। खैर, मैं दोबारा खोल लेता हूँ ब्राउजर को। अब आ रही स्क्रीन यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लैक कर दो। अरे सही सही है। असल में मेरी इमेज ही इतनी ब्लैक कर रहा हूँ वापस, इसको ब्लैक कर देते हैं वापस। अच्छा, ब्लैक तो बाय डिफॉल्ट था, छोड़ दो। ये देखो, अब मेरी इमेज देखो, इमेज फिक्स है, कंटेंट मूव हो रहा है, देखो ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाँ, इमेज सही नहीं है सर हमारी, इमेज पे अगर आप कुछ काम कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, हाँ शाबाश। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी, हम कंटेन नहीं दिखेंगे, हम क्या चाहेंगे, हाइट में भी पूरी जगह घेरो और विड्थ में भी जगह घेरो, हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, हाइट 100%, विड्थ 100%, देखते हैं क्या होता है। उधर देखा, अब देखो, लेकिन हम लोगों ने वो लिखा नहीं कि विद और बस ऐसे नहीं वो ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेता है ना इसको खुद ही, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, कलर थोड़ा बदलते ताकि अच्छा लगे इसको, कलर व्हाइट। अब देखो आपको प्रॉपर नजर आएगा, देखो इमेज फिक्स है, कलर कंटेंट मूव कर रहा है, देखा आपने। लेकिन सर सवाल ये नहीं था, इसमें से किसी बच्चे ने सवाल किया था, सर आप इमेज को शेप कैसे दे सकते हैं। ये हम लोग इमेज पे अभी खैर काफी आगे निकल गए हैं, लेकिन हमें शेप पे वापस आना है, ठीक है। ये समझ में आया कि अगर आपको बैकग्राउंड कैसे लगाना है, उसकी इमेज को मतलब फिक्स कैसे करना है, जिसमें ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट है, जिसमें आपकी इमेज देखिए फिक्स हो गई और आप कंटेंट जो है वो मूव करवा पा रहे हैं। डन। अब आइए वापस नेक्स्ट, ये सब हटा दूं। अच्छा, ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज की वीडियो आपने बार बार देखनी है। मैं सारा कंटेंट रिमूव कर रहा हूं, कर दिया। अब उस बच्चे ने मुझसे कहा था, सर आपने इमेज जो लगाई है, आपकी ये जो इमेज है, ये जो भी है, इसकी विड्थ और हाइट दे दें। तो मैंने कहा ठीक है, इमेज में आया और विड्थ दे दी मैंने इसको 300 पिक्सल। अच्छा, पिक्सल में दे रहा हूँ, यानी से मतलब फिक्स साइज दे रहा हूँ। हाइट में दे दी मैंने 200 पिक्सल। सर इसने कहा कि इमेज को सर्किल बना के दी, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, याद है, इसकी एजेस को कर्व करने के लिए हो जाती, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस।
अगर मैं बॉर्डर रेडियस में 50% लिखता हूं तो क्या होगा, देखिए गिर जाएगी। एक सर्किल की शेप अख्तियार कर लेती हूँ। अच्छा वो असल में हाइट का थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो मैं अगर इसको 300 बाय 300 कर दूं, एक परफेक्ट सर्किल की शेप आ जाए। अगर आपको इसी इमेज को सर्किल करना हो, लेकिन सर हम दुनिया में कोई और शेप देना चाहते हैं, दुनिया की कोई भी शेप किसी भी इमेज को, तो कैसे दे सकते हैं? देखिए पहले ये काम काफी मुश्किल था, लेकिन जब से एक प्रॉपर्टी आई जिसका नाम था क्लिप पाथ। क्या नाम है? क्लिप पाथ एक प्रॉपर्टी, मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखनी है आपने, यहाँ लिखना क्लिप पाथ। अच्छा उसके लिए बॉर्डर रेडियस मिटा दीजिए, आपने लिखना क्लिप पाथ। क्या लिखा? क्लिप पाथ। अब इसमें ना हर एंगल के ऊपर आपको किससे कितना लेना है, किधर से कितना कर्व लेना है, किधर से कितना लेना है, आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आसान हल देता हूँ, आपने गूगल पे आना है, यहाँ लिखना है क्लिप पाथ जनरेटर। क्या लिखना है? जनरेटर। खोल लिया। एक टॉप फेमस वेबसाइट है, इसका नाम है बेनिटी फ्लैट, बेनिट फील्ड। आपने उसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल की शेप दिख रही है आपको, यहां से आपने ये इसका देखिए क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी ये नीचे लिखी हुई, कह रहा है इसका कोड ये है। आपने इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, यहां पर आके अपना पास पेस्ट, जिसको भी ट्राइंगल बनाना है सेव करना है, रिफ्रेश करना है, ये लो। अच्छा आपने कहा नहीं सर मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, ये वाली शेप चाहिए, सिलेक्ट किया, इसका कोड नीचे आ गया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इस वाले को मिटाया, नेक्स्ट वाले को पेस्ट किया, ये लीजिए। चलो और आसान, सर अगर मुझे खुद की कस्टम को शेप बनानी तो क्या करूं? कस्टम पॉलीगॉन आ रहा है, अब ये इसको है, अब तुम जहां जहां बनाओगे, मैंने कहा ये मैं भी कुछ भी ऐसी बना के दिखा रहा हूँ। ये मैंने बना लिया शेप। अब मेरा ये डिजाइन कोड तैयार है, कॉपी करा, यहां पर आके पेस्ट कर दिया, सेव किया। तो यानी आप इमेज को किसी भी किस्म की शेप दे सकते हो, वो भी अब बिना मेहनत किए हुए, इजीली। देखा आपने? तो आई होप क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, तो उसके जरिए आप किसी भी कंटेनर को कोई भी शेप असाइन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है टॉपिक? तो अभी तक हमने स्टार्ट से क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, पेज पड़ा। फिर एचआर का सेल्फ क्लोजिंग टैग पढ़ा हमने, जो कि हॉरिजॉन्टल रॉ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा इमेज, इमेज क्या होती है, उसमें विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट क्या होता है। फिर हमने अलग से इमेज को सीएसएस में लगाया एज अ प्रॉपर्टीज, तो वहां पर अपनी विड्थ और हाइट कैसे देते हैं, पिक्सल्स क्या होता है, परसेंट क्या होता है, हमने ये देखा। इसके बाद हमने देखा कि यार आप बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो हमने वो सीखी। इसके बाद शेप, किसी भी इमेज को अगर आप शेप देना चाहो तो वो आप शेप कैसे दे सकते हो, वो भी हमने यहाँ पर आज सीखा। किसी भी कौन इमेज दिखाने हाँ किसी भी, कौन या किसी भी डिवाइस से इमेज दिखाने के लिए। हाँ किसी भी डिवाइस में इमेज दिखाने के लिए हम कैसे उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं सर, वो भी हमने आज की क्लास में कवर किया। जी 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 पूछिए। बैकग्राउंड लगाया था, इमेज बैकग्राउंड से उसमें हम क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। नहीं कर तो सकते लेकिन फायदा नहीं होगा सर। सही नहीं लगेगा लेकिन हाँ ऐड कर ऐड कर, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा अब हम सीखने जा रहे हैं, वो लास्ट क्लास में आपने कहा, सर ने पढ़ाया था हमें, एक टॉपिक था गूगल मैप कैसे इम्बेड करते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आया, मोस्टली बच्चों ने यहाँ पर ये कहा, क्योंकि अच्छा मैंने आपको बताया था सर यूट्यूब भी आई फ्रेम का इस्तेमाल करता है, जो कि हमें कोड देता है, याद है मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो में बैठ करना सिखाया था। ऐसे ही गूगल मैप भी हमें आई फ्रेम देता है। कैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं गूगल मैप पे आया और ये गूगल मैप ओपन है। अब यहाँ पर आपने जो भी लोकेशन डालनी है अपनी वेबसाइट के लिए, भाई मेरा मेरा हेड ऑफिस यहाँ पर है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एपटेक मेट्रो स्टार गेट, यहाँ पर मैंने सर्च किया, ये मुझे डेस्टिनेशन दिख गई। अब मुझे ये वाला जो मैप है ना, नक्शा, ये मुझे अपनी वेबसाइट में डालना है, ताकि कोई भी मेरी वेबसाइट में आओ तो मेरे उसको पता हो मेरा ऑफिस कहाँ पर। तो यहाँ पर शेयर का बटन दिख रहा है, शेयर करेंगे, यहाँ पर आ रहा है इम्बेड अ मैप। इम्बेड का मतलब है एचटीएमएल की इम्बेडिंग की बात की जा रही है। क्लिक किया, ये आईफ्रेम का कोड दिख रहा है आपको, कॉपी एचटीएमएल लिखा होगा, ये एचटीएमएल है। अब आपको जहां लगाना है, जहां दिल करे, वहां पर आके आपने इसको पेस्ट किया, यहां से आप इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। रिफ्रेश किया, थोड़ा टाइम लगेगा, आपका मैप आ गया, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक। सर एक ये भी बताए
हाँ सर बिल्कुल क्लिकेबल है, आप इसको जूम कर सकते हैं, ये देखिए। क्या आप इसको लार्ज मैप में ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से लार्ज मैप में ओपन कर सकते हैं सर। जो भी सारे, मतलब बेसिकली अपने, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो आपने देखा हो कॉन्टेक्ट के बेसिस पे उस वेबसाइट की पूरी डिटेल्स होती है कि उसका ऑफिस कहाँ कहाँ है और उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये उसके लिए हम, मेरी याद रखिएगा, वेबसाइट में मैप लगता है, इसीलिए इसकी सिखाई गई है। वीडियोस लगती है इसलिए आपको आई फ्रेम में यूट्यूब की वीडियो लगाना सिखाई थी। आई फ्रेम के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो लास्ट वाली वीडियो जाके देख सकता है, उसमें आई फ्रेम के बारे में पूरा टॉपिक मौजूद है। ठीक है। जी बेटा, एक सवाल पूछा बच्चे ने कि सर, जैसे बाकी वेबसाइट होती हैं जिसमें मल्टीपल पेजेस बने हुए होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, फीडबैक, तो वो हम अपनी वेब में कैसे बना सकते हैं? मतलब मुझे इस पेज में बनाना है, कैसे बनाना? देखिए सर, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब मैं यहाँ पर ये सब हटा दूं या छोड़ दूं, इसको लगा रहने दो। अब मुझे बहुत सारे बटन्स बनाने हैं, जो कि होम का पेज खोलेंगे, कोई अबाउट का खोलेगा, कोई कॉन्टेक्ट का खोलेगा, कोई सारे पेजेस खोलेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सारे पेजेस बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया होम का पेज। इसमें मैंने बॉयलर प्लेट डाली और यहाँ क्या लिख दिया H1 में, आई एम होम पेज। डन है। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, एक बनाया मैंने अबाउट का पेज, आई एम अबाउट पेज। यहां तक डन है। दो पेजेस बन गए। अब मैं चाहता हूं यार मेरे इस पेज के ऊपर दो बटन हो, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो वो अबाउट या होम वाला पेज खोल दिए। तो अब मैं यहाँ पर, चूंकि मेरे पास एक से ज्यादा आइटम्स है, तो मैं उसको किसमें रखता हूँ, लिस्ट में। तो बड़ा आसान है सर। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा OL या UL, जो भी आप लिखना चाहो सर। OL लिखा, एक लिस्ट बना दो, ऑर्डर लिस्ट। उसमें दो आइटम रख दो, एक होगा होम, एक क्या होगा, अबाउट। डन। ये देखो बन गया, बन गया ना, बन गया ना। दो। लेकिन सर मुझे इसके साथ काउंटिंग थोड़ी चाहिए, वो बात की बात है, हटा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन सर, ये लिंक बने ना सर, ये लिंक, तो आपको पता है लिंक की तरह काम करने के लिए क्या करते हैं, एंकर का इस्तेमाल करते हैं। हमने इसको एंकर में रख दिया, देखो एंकर अटैक लगाया, बीच में एंकर में डाल दिया। ऐसे ही यहाँ पर अबाउट उठाया, एंकर अटैग बनाया, एंकर में डाल दिया। डन। अब ये देखो लिंक बन गए होंगे, ये लिंक बन गए, बन गए। अब मैं पहले तो चाहता हूँ ये 1 2 बढ़िया है, तो मैं अब इसके ऊपर CSS, OL के ऊपर CSS लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा OL में आओ, ये जो लिस्ट का स्टाइल आ रहा है इसको खत्म कर दो, तो होती लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या कर दो, नन कर दो, कुछ भी ना लिखो। हिस्ट्री क्यों करते हो? डिस्क तो वो डिस्क लग देंगी, मैं कुछ भी नहीं चाह रहा, इसलिए नन कर दी है। डन। अब आप कहोगे सर ये अंडरलाइन भी आ रही है सर, इसको भी खत्म कर दे तो बड़ी बात होगी। तो ये अंडरलाइन आ रही है एंकर की, जब आपने देखा होगा एंकर पे जब भी आप कुछ लगाते हो तो वो अंडरलाइन बना देता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट सवाल, अब इंपॉर्टेंट सवाल, एंकर किसमें लिखा हुआ है, एंकर किसके अंदर लिखा हुआ है, LI में। और LI किसमें लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट A पे थोड़ी जा सकते हैं, हमें किससे होकर जाना पड़ेगा, OL LI और A। ऐसा ही है ना, जैसे हम एसिड से CSS में J। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे सर, मैंने क्या बोला, OL में जाओ, उसके अंदर, अंदर जाने के लिए ग्रेटर देन, LI में जाओ, उसके अंदर एंकर पड़ा हुआ है एक आईडी में। ठीक है, उसका क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये जो आपने डेकोरेट किया हुआ ना अंडरलाइन लगा के, इसको खत्म कर दो, नन कर दो। खत्म हो गई। देखा आपने कितने तरीके से मैं इसके अंदर गया, उसके अंदर CSS लगाई। अब मैंने क्या बोला, होम पे होम खोले और अबाउट पे अबाउट। सिंपल। होम का पेज बना हुआ था, कंट्रोल स्पेस मारा, क्या खोल दिया, home.html। अच्छा, मैं चाहता हूं अलग से टैब पे खुले, तो टारगेट अंडरस्कोर क्या आ जाएगा, ब्लैंक, शाबाश। सेम यहां पर आ गया, about.html, और टारगेट में क्या लिखा, अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव किया, तैयार हो गया मेन्यू, रिफ्रेश किया, क्या खोल के दिखाऊं, खुल गया। क्या खोल के दिखाऊं, अबाउट, कुछ इस तरीके, देखा आपने? हाँ,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर आपने कहा था एक चीज, हाँ एक चीज और इसने कहा था, इसने बताया मुझे, आपने एक चीज और नहीं बढ़ाई। एक पैराग्राफ पर देखो उसमें आपको मान लो लॉरेन 20 वर्ड का पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसने कहा सर मुझे अगर यहाँ से पूरा एक ही पैराग्राफ है, लेकिन मुझे अगर यहाँ से लाइन को ब्रेक करके नीचे करना हो तो मैं क्या करूँ, एडिट की बात करूँ तो आप, हाँ तो आपके पास एक यहाँ पर एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसका नाम है BR यानी ब्रेक। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो लाइन ब्रेक है। बताइए सर, बाकी एप्लीकेशन होती है, वेबसाइट होती है, उसके साथ नया टैग को नहीं मिला था कि वेबसाइट में मतलब एक इंटरफेस अलग इंटरफेस खुलता है, बैक करने के बाद से इंटरफेस पे चले जाते हैं, तो उसमें आप कोई पेरेंट या फिर ब्लैंक वाला सर अंडरस्कोर सेल्फ, सेल इसमें खोल लिया उसी नाम भी लिखो तो बाय डिफॉल्ट खुद ही पे खोलता है। सर। ये भी कंटेंट इसलिए हो रहे थे कि भाई वो अभी तो सर मेरे लिस्ट में आ रहे हैं ना, आप उसको सीधा भी कर सकते हो, वो CSS के थ्रू होते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। और मैं उसमें बेसिकली हमने देखा कि काम कैसे होता है। आइए दुनिया की फर्स्ट वेबसाइट दिखाता हूँ जो HTML ने खुद बनाई थी, पहली लाइफ की पहली वेबसाइट यानी जो जिंदगी में सबसे पहले बनी थी। इस वेबसाइट को खुद HTML ने बनाया था और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो info.cern.ch दिखाने जा रहा हूँ। कहाँ लिखा हुआ सर? अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, इसको देखने के बाद ना आप भी बना लो, दिखाओ। ये सर वेबसाइट अभी नहीं, बहुत बड़ी है। ब्राउज द फर्स्ट वेबसाइट, सर ये है। बटन वाला होगा बटन फोन अभी तो प्रेस ऑप्शन ये देखिए सर, नहीं दुनिया की पहली वेबसाइट ऐसी थी सर, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी डोमेन की कीमत ही इतनी है ना सर, आप सोच भी नहीं सकते, ये जो डोमेन जिस पे रखी हुई है। तो अच्छा इसमें एक चीज, ये सब एंकर बने हुए हैं। देखो अब मैं हाइपर मीडिया पे क्लिक करूंगा, देखना क्या होगा, इसका अलग से पेज खुल जाएगा हाइपर मीडिया, ये देखो इसकी अलग डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी। मतलब एक एप्लीकेशन सर लिंक पे लिंक, लिंक पे लिंक, लिंक पे लिंक खोलेंगे, लेकिन कितनी आसान है, सिंपल याद। ये क्या लगा हुआ है, ये कौन सा एलिमेंट यूज किया है, H1। ये सब क्या लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ है। इसके लिए ये हेडिंग, ये डेफिनेशन, ये हेडिंग क्या यूज किया हुआ, नहीं हेडिंग के लिए, डेफिनेशन के लिए DD DL DT DD याद आया, ये आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्लास में इस पेज का टेस्ट होगा, नहीं अब ऐसा सर, ये तो ऐसे ही ठीक है। बताइए। ऐसे नहीं बना। सर पास है सर बाय रेफरेंस नेक्स्ट क्लास में इस पेज का जो आपको दिखाया जा रहा है वो वाले सर वो छोड़ दीजिए आप, वो गलती की है इसका मैं बोल रहा हूँ आपसे, नेक्स्ट क्लास में जो आज दिखा रहा हूँ इसका पूरा टेस्ट होगा। सिर्फ ये चीज ना, हाँ सिर्फ ये। यही बना के दिखाना है आपको। सर इसके अंदर जो टैग लगे हुए हैं एक्स्ट्रा एक्सक्यूज मी सर, हेलो, खामोश हो जाओ। सबसे पहले इस, अच्छा इस पेज का नाम क्या है, दी प्रोजेक्ट डॉट, मैंने भी सेम नाम रख दिया, रख दिया। सबसे पहले क्या आती है, आगे टाइटल क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड वाइड वेब, वेब प्रोजेक्ट लिखा हुआ है टाइटल, द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट। सॉरी ये तो उनकी है, अब मैं अपनी फाइल भी खोल लेता हूं, आ गया। तो उसके बाद क्या डाला हुआ है, हेडिंग, ये कंट्रोल C से कॉपी, H1 का टैग डाला, पेस्ट, मेरे पास भी आ गई होगी। फिर बॉडी में ऐसे ही करेंगे ना, पूरा कॉपी पेस्ट करके। और लेकिन एलिमेंट यूज करने पड़ेंगे ना। अब देखो ये पैराग्राफ है, कंट्रोल C, ये पैराग्राफ है, पेस्ट कर दिया, ये आ गया। लेकिन इसमें अगर यहाँ पर देखो तो ये हाइपर मीडिया क्या है, एक लिंक है। मैं अभी बाकी पेजेस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी की बात, तो मैं लिंक बनाना है हाइपर मीडिया, यहाँ एंकर का टैग खोला, पेस्ट कर दिया, आगे। अब एक और पैराग्राफ, कंट्रोल C, याद में वो कैसे कहता, अभी बना के या अभी बना के ऑल दैट। ये देखो भाई इसमें क्या था, मुश्किल बन गया। अब इसमें कौन कौन से लिंक्स हैं,
बहुत सारे यार, मैं नहीं बना के दिखा रहा, एक बना के दिखा दिया आपको ऊपर, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव समरी क्या करना है, ये रहा, या कट किया, इसको एंकर टैग लगाया, इसमें डाल दिया एग्जीक्यूटिव समरी, आपका भी बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो तो ये डेफिनेशन की हेडिंग है, हेडिंग है, और ये आपके पास डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन है। तो आपने क्या लिखना है, कौन सा टैग यूज होता है, कौन सी लिस्ट यूज होती है, डीएल डेफिनेशन लिस्ट, डीटी डेफिनेशन टर्म, यानी हेडिंग क्या होगी, क्या है, व्हाट आउट देयर, क्योंकि ये एंकर है इसीलिए एंकर यूज किया और उसमें यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया। अब देखो, अब उसके बाद यहां पर ये वाली लाइन कॉपी करी, ये क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन, तो डी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट ही करना है। हाँ सर तो किया क्या आपने, खत्म इतना सा। अब देखिए आगे, अब क्या है, हेल्प, सेम सर, दोबारा से क्या किया, दोबारा से क्या लिखा, dt एंकर, और इसमें डाल दिया हेल्प। उसके बाद इसका कंटेंट dd पेस्ट, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ये लोगो भाई बन गया। ऐसे तो साइट बना लोगे अब यार, क्या है, कुछ भी तो नहीं है सर पहली वेबसाइट आपने 10 मिनट में बना ली सर। देखो आपने तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी आज की क्लास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट होगा आने के फौरन बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह। आगे